आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर के हमने शुरू किया था, उसमें आज हम देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन या हम कहेंगे डायमेंशनल मेथड की जो एप्लीकेशंस है वे क्या हैं। तो डायमेंशनल मेथड की एप्लीकेशंस 3-4 एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दी है तो उसकी हम करेक्टनेस क्या वो सही है या गलत है उसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा, टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड, वो भी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसकी तीसरी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है तो वहाँ पर उनके बीच में कैसे हम सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये 2-3 न्यूमेरिकल लेकर इसकी एप्लीकेशन को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमारे पास है तो उसकी सत्यता की जांच कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, हम देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ये फोर्स है जो हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे भी, कि ये दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 और m2 यहाँ पर उन दो द्रव्यमानों के दो जो पिंड है उनके मास हैं, और यहाँ पर r उन दोनों द्रव्यमानों के बीच का सेपरेशन है। g यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की सत्यता की जांच करनी है कि ये सही है या गलत है विमाओं की सहायता से, तो कैसे करेंगे। उसके लिए दोनों साइड की विमाएँ हम इसमें पुट करेंगे और उनको हल करेंगे और देखेंगे अगर दोनों साइड की विमाएँ हमारी बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो जो फॉर्मूला हमने चेक किया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की विमाएँ अगर बराबर नहीं आती है तो हम वहाँ पर कहेंगे कि जो हमने ये चेक किया है एक्सप्रेशन वो विमाओं की दृष्टि से या डायमेंशनल मेथड की से वो इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं, दोनों साइड की इसमें विमाएँ पुट करते हैं और क्या रिजल्ट निकल कर आता है उसको देखते हैं। F यहाँ पर फोर्स है और फोर्स की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो mLT-2 होता है, ये फोर्स के लिए। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे इससे पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने वहाँ पर निकाला था और इसका आया था ये m-1 L3 T-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला वहाँ से निकल के आया था। m1 और m2 इसको अगर हम देखेंगे तो m1 को भी हम m लिखेंगे और यहाँ पर m2 के लिए भी, क्योंकि दोनों ही द्रव्यमान है तो दोनों की डायमेंशनल फार्मूले एक जैसे होंगे। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए L होगा और L2 करेंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। इसको हम थोड़ा यहाँ से हल करेंगे और देखते हैं कि m की -1 पावर में है या m है या m है या m स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ पर देखेंगे कि m बचेगा। L वालों को देखते हैं, थोड़ा L की 3 है, यहाँ पर L2 है तो 2 पावर कम हो जाएंगी तो L यहाँ पर बनेगा। T-2 ऐसा ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि विमाएँ दोनों साइड की पुट करने पे जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर आती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भी हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो इससे हम करेक्टनेस किसी भी फिजिकल इक्वेशन की चेक कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है। ऐसी बहुत सारी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो सभी को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये मेथड है और ये एप्लीकेशन है विमाओं का भी। तो अगले इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हमें कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जैसे हमारी MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, FPS पद्धति है, उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें दी जाती है तो उसे कन्वर्ट करवाए कि आप दूसरे CGS में कन्वर्ट करिए या किसी और उसमें FPS में कन्वर्ट करिए, तो कैसे वो करते हैं, वो भी एक विमाओं की यहाँ पर एप्लीकेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू CGS पद्धति।
एनर्जी को 1 जूल एनर्जी एक MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है या SI सिस्टम ऑफ यूनिट है यहाँ पर ये, और इसको हमें CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पे इसको बदलना है। तो 1 जूल CGS में कितने उसके बराबर होगा, ये हम कहेंगे CGS में जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है। तो हम देखते हैं कि अर्ग इसको बोलते हैं, अर्ग में वो कितने यहाँ पर वो होगा, तो अर्ग में इसको हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो कितने अर्ग के इक्वल होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके कन्वर्ट करने के लिए इसके यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। यहाँ पर N2 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। N1 क्या है, ये वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे यहाँ पर 1 जूल दिया है, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो हमें फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी ये वो है। N1 1 है, N2 हमें फाइंड करना है, M1 और M2, L1 और L2, T1 और T2 ये डायमेंशनल फॉर्मूले हैं मास के, लेंथ के, टाइम के। अलग अलग सिस्टम ऑफ वर्क, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट या दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में, पहली सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है, MKS है, दूसरी कौन सी है, CGS है। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं तो उसको हम लिखेंगे NU। ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखने का तरीका है कि पहला N यहाँ पर क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, तो 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, N है, और जो यूनिट आती है आगे वो उसके साथ में लिखी जाती है। 10 यूनिट, 10 मीटर, तो मीटर उसकी यूनिट होती है। और अगर हम कहें कि एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से MKS पद्धति से CGS पद्धति में कर रहे हैं, किसको, एनर्जी को। यहाँ कोई भी जब हम पद्धति चेंज करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, मात्र उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट चेंज होती है। तो अगर हम कहें कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, दूसरे और उसी में यूनिट U1 है, तो अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में तो लिखेंगे N2, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, और U2 क्या है, उसकी यूनिट भी चेंज हो सकती है। लेकिन N1 U1 या N2 U2 ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट में एक जैसी होंगी। तो यहाँ पर जो यूनिट है अगर हम उसको डायमेंशनल मेथड की हेल्प से यहाँ लिखेंगे तो इसको लिखेंगे M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। इस तरह से हम यूनिट को लिखेंगे। ये यूनिट को डायमेंशन, उस यूनिट की क्या डायमेंशनल होगी वो इस तरह से लिखेंगे। इसकी कुछ भी पावर हो सकती है, एक जनरल फार्मूला हम बना रहे हैं। एनर्जी है तो ABC की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फोर्स है ABC की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। और ऐसे ही हम U2 को भी लिख सकते हैं। U2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, M2 इसकी पावर यहाँ पर A, L2 पावर B और T2 पावर यहाँ पर C। क्योंकि M2, L2, T2 ये यूनिट के हिसाब से चेंज होंगे, पावर वही रहेंगी, क्योंकि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब जा रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, तो ABC भी चेंज नहीं होंगे। जब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन निकल कर आता है N2। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट वाला हमारा फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव भी यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए आप इसको अप्लाई करके कि कैसे हम इसकी 1 जूल को CGS पद्धति में कन्वर्ट करें। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगर N1 हम देखें तो N1 यहाँ पर क्या है, 1 है, और N2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और जो हमारा यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है वो एनर्जी है, फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ML2T-2। ये एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2। कैसे निकल के आता है वो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि एनर्जी या वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है ML-T-2 और इसकी क्या होगी L, तो लिख जाएंगे ML2T-2। तो यहाँ से भी इसको हम तुरंत से फाइंड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि हमने जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा है वो सही है या गलत है, बशर्ते हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए।
और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ए बी या m के ऊपर 1 लिखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर a 1 आता है, b यहाँ पर 2 आएगा और c यहाँ पर -2 आएगा। तो ये चीज़ें जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि n2 क्या निकल के आता है। तो n2 बराबर n1 कितना है 1 है और m1 यहाँ पर अगर देखें तो क्योंकि m1 l1 t1 ये एक MKS सिस्टम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक तरीके से 1 किलोग्राम, क्योंकि ये द्रव्यमान का वहाँ पर यूनिट ये होगी, और नीचे लिखेंगे 1 ग्राम और इसकी पावर में क्योंकि a बराबर यहाँ पर 1 है। सिमिलरली l के साथ हम लिखेंगे, l क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर लिखेंगे और नीचे 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर इसकी जो b की पावर है वो 2 आएगी। इसके बाद यहाँ पर टाइम 1 सेकंड की बात करें तो क्योंकि टाइम तो दोनों ही सीजीएस हो या MKS पद्धति हो सब में सेकंड रहेगा और यहाँ पर इसकी पावर -2 हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि हम ये MKS वाली है हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो इन सब को किलोग्राम को मीटर को और इनको सबको ऊपर वाली जो यूनिट है हमें सीजीएस पद्धति में लाना है। तो 1 किलोग्राम को में कितने ग्राम होंगे, तो यहाँ तो 1 हुआ तो यहाँ पर 1000 ग्राम हम लिखेंगे और नीचे 1 ग्राम और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेकंड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2। जब इसको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे तो जो n2 न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी निकल के, तो यहाँ पर आया ये 10 की पावर 3 और यहाँ पर है ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 की वजह से यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगा 4, क्योंकि पावर 2 है, ये 1 है, 1 की पावर -2 है, ये कुछ भी है, ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 10 की पावर 7 आया है यहाँ से, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू MKS पद्धति में थी वो 1 थी और n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है सीजीएस पद्धति में। तो 1 जूल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुई वो 10 की पावर 7 अर्ग हुई, 10 की पावर 7 अर्ग। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो 1 जूल इक्विवेलेंट है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। तो ये एक डायमेंशनल मेथड है जिसकी हेल्प से हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, और भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं, कोई भी अगर एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। और भी आगे बहुत कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज इतने रखेंगे।